हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पालक के बारे में कि कैसे आप इतना हेल्दी एंड लश ग्रीन पालक जो है वो घर पे ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किए। और सॉइल प्रिपेयर करना, सीड्स लगाना, फर्टिलाइज करना और हार्वेस्टिंग तक का फुल अपडेट के साथ मैं वीडियो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। पालक सर्दियों में ग्रो की जाने वाली एक लीफी वेजिटेबल है और ये न्यूट्रिशन रिच होती है। काफ़ी सारी विंटर वेजिटेबल्स में से ये भी एक बहुत ही न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल है। बट क्योंकि मार्केट में आने वाली जितनी भी पालक होती है वो ज़्यादातर पेस्टिसाइड से निकल के आती है, उसके ऊपर काफ़ी सारा पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतनी हेल्दी नहीं रहती। तो बेटर है कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर पे ग्रो करें और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, जिसका सारा प्रोसीजर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्पिनच को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पॉट या ग्रो बैग जिसके अंदर हम इसे ग्रो कर सकें। स्पिनच को, पालक को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हम रेज्ड बेड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और ऐसे ही मैंने एक सेलेक्ट किया है इसके लिए ग्रो बैग, जो कि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लीफी वेजिटेबल जैसे कि धनिया, पालक या मेथी वगैरह आप ऐसे टाइप के ग्रो बैग में यूज़ कर सकते हैं। हमारे ग्रो बैग की या पॉट की डेप्थ कम से कम 6 या 7 इंच की होनी चाहिए। इतनी डेप्थ इसके लिए इनफ है, क्योंकि पालक की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं और इसकी अपर लेवल की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है रूट्स के कंपैरिजन में। आप इसके लिए ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ब्रोकन टब वगैरह है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉली बैग्स का भी इस्तेमाल आप इसे ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। बट किसी ऐसे पॉट की सिलेक्शन करें जो कि वाइड ज़्यादा हो, उसका ऊपर का सरफेस ज़्यादा हो और उसकी डेप्थ जो है वो सिर्फ 6 या 7 इंच तक की हो। मैंने ये जो ग्रो बैग सेलेक्ट किया है ये मैंने एक ऑनलाइन सेलर से परचेज़ किया है। अगर आप सेम ग्रो बैग परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेलर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनसे ये परचेज़ कर सकते हैं। इस ग्रो बैग को सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न ये था कि ये परफेक्ट है बिल्कुल लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। इसमें कोई ड्रेनेज होल्स की टेंशन नहीं है, कोई भी सॉइल के एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिटेन करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें से एक्सेस वाटर जो है वो अपने आप ड्रेन आउट हो जाता है। कोई होल्स हमें नहीं करने पड़ते, इसलिए मिट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। ईजी टू मूव है, बहुत लाइट वेट है और इसका जो आउटर फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चर रिटेन भी करता है, जिसकी पालक को ज़रूरत भी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। इसके लिए जो हमें सॉइल मिक्सचर लेना है वो बिल्कुल पोरस और थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल मिक्सचर इसका होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें यूज़ की है कोकोपीट। बट कोकोपीट ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसमें आप कंपोस्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस सॉइल मिक्सचर को बनाने के लिए आपको लेना है 1 पार्ट गार्डन सॉइल का, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल हमें मिक्स करके इसका सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका सॉइल मिक्सचर बिल्कुल लाइट और बिल्कुल पोरस होना चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक सी पतली सी रूट्स होती हैं और इन्हें स्प्रेड करने के लिए जितना सॉइल मिक्सचर हमारा पोरस होगा इसे ग्रो करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। सॉइल मिक्सचर को पूरी तरह से इसमें भर दीजिए, क्योंकि वाटरिंग करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा और सीड्स लगाने के लिए अपने आप स्पेस बन जाएगी। ऊपर तक फिल करने के बाद आपको हमेशा वाटरिंग इसमें सीड्स लगाने से पहले करनी चाहिए। तो अच्छे से वाटरिंग करके पूरी की पूरी सॉइल को अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिए, ताकि सीड्स लगाने के बाद हमें ऊपर से ज़्यादा वाटरिंग ना करनी पड़े। ऊपर से वाटरिंग करने का नुकसान ये होगा कि आपके जो सीड्स हैं वो पानी में तैर कर ऊपर से बाहर आ सकते हैं, इसलिए पहले वाटरिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है। वाटरिंग करने के करीब 1-1.5 घंटे के बाद मैं लगा रही हूँ इसमें सीड्स। देखिए पूरी तरह से जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो चुकी है और अब हमें इसको थोड़ी सी गुड़ाई करके फिर से सॉफ्ट कर लेना है, ताकि मिट्टी जो है वो सॉफ्ट बनी रहे और सीड्स को ग्रो करने में आसानी हो। गुड़ाई करने के बाद ये जो पालक के सीड्स हैं इसको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। स्प्रिंकल करते वक्त ध्यान रखें कि बहुत ओवर क्राउडेड ना हो सीड्स और ना ही एक दूसरे के ऊपर हों, क्योंकि फिर वो प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। उनके स्प्राउट तो निकल आते हैं बट थोड़ा प्लांट बड़ा होने के बाद उनको ग्रोथ करने के लिए अच्छे से स्पेस नहीं मिल पाती है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे के सारे सीड्स को अच्छे से ग्रो बैग में फैला दीजिए। इस ग्रो बैग की जो डायमेंशंस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने एरिया में मैं एक पैकेट जो है वो सीड्स का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से सीड्स को फैलाने के बाद ऊपर से हमें एक हल्की सी लेयर, पतली सी लेयर एक डालनी है सेम सॉइल मिक्सचर की, जो कि काफ़ी पोरस होना चाहिए अगेन। और उस सॉइल मिक्सचर की कम से कम 1 या 1.5 इंच की जो एक लेयर है वो हम डालेंगे और कोई भी सीड्स जो है वो मिट्टी के ऊपर नहीं रहने चाहिए। सारे के सारे सीड्स को हमें अच्छे से सॉइल मिक्सचर के साथ कवर करना है
और कवर करने के बाद आपको हल्की-हल्की सी वाटरिंग जो है वो उसके ऊपर कर देनी है। बस इतना सा ही काम है सीड्स को लगाने का। इस मेथड को हम सॉन इन रोज़ का मेथड कहते हैं। वो अलग बात है कि मैंने इसमें कोई भी रोज़ नहीं बनाई है। आप फिंगर से सॉइल के ऊपर ऐसे रोज़ बना के उसमें भी सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो पालक निकलेगी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी और सीड्स की ओवरलैपिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी तरह बहुत जल्दी-जल्दी में काम करना है अपना, तो आप इस तरीके से भी इस पालक को लगा सकते हैं आसानी से। सीड्स लगाने के बाद आपको इसमें 2-3 दिन तक वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक प्लांट्स इसमें से नहीं निकलते सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती है। पालक के बीज आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में अक्टूबर में टेम्परेचर हाई रहता है, तो बीज लगाने के बाद एक प्लेन पॉली शीट के साथ आप इसे कवर कर दीजिए, एक ट्रांसपेरेंट शीट के साथ, ताकि जो एक्सेस सनलाइट है उससे आपके प्लांट्स जो हैं वो पालक के जो निकलेंगे स्प्राउट्स वो बच सकें। एक्सेस हीट से भी आपके पालक के जो स्प्राउट हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं और आपका पालक ख़राब हो जाता है। और दूसरी चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है कि इसकी सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहना बहुत ज़रूरी है सीड्स के ग्रो करने के लिए। अगर आपको इसकी सॉइल थोड़ी-थोड़ी सी ड्राई लगना शुरू हो जाए तो ऊपर से हल्की सी स्प्रिंकल करके इसमें वाटरिंग कर दीजिए। बहुत तेज़ प्रेशर के साथ इसमें वाटरिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और कभी भी ऑलरेडी मॉइस्ट सॉइल में बार-बार वाटरिंग ना करें। इससे आपके सीड्स में फंगस लग सकती है और फंगस की वजह से आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे और वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो सीड्स लगाने के करीब 7-8 डेज़ के बाद आपको उसके स्प्राउट्स जो हैं वो हल्के-हल्के दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको मेरे ग्रो बैग में दिख रहे होंगे। ये करीब 8 दिन के बाद का अपडेट है और देखिए हल्के-हल्के स्प्राउट इसके निकलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही इसको सिर्फ आपको मॉइस्ट रखना है और इसको सनलाइट में रखना है। कभी भी सीड्स को लगा के शेड में ना रखें सनलाइट से बचाने के लिए। हमें इसके लिए सनलाइट की ही ज़रूरत है, बट बहुत तेज़ सनलाइट को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम वो एक ट्रांसपेरेंट पॉली शीट इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जब तक कि हमारा जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आप इस पॉली शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक को अच्छे से ग्रो करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट जो है वो चाहिए होती है, तो वो सनलाइट इसे ज़रूर प्रोवाइड करें, अदरवाइज़ आपकी पालक अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये नेक्स्ट अपडेट करीब 25 दिन के बाद का है, जिसमें आप ये छोटी-छोटी सी लीव्स जो हैं वो देख सकते हैं पालक की ग्रो हो रही हैं और काफ़ी अच्छे से घना पालक जो है वो ग्रो हुआ है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होके अच्छे से स्प्राउट होके ग्रो कर रही हैं और कोई भी सीड हमारे ख़राब नहीं हुए हैं। पालक को ग्रो करने के टाइम पे जब आपकी पालक छोटी है तभी से आप उसमें से वीड्स को निकालना शुरू कर दीजिए। वीड्स की प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वीड्स अगर ग्रो करने लग जाएंगी तो पालक को ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिलेंगी, वो उसके हिस्से का न्यूट्रिशन लेती रहेंगी और पालक को आपको बार बार और ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पिनच की ये बेबी लीव्स परफेक्ट रहती हैं अपनी सैलेड में और सैंडविचेस में ऐड करने के लिए। इस टाइम पे भी आप इसकी लीव्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हार्वेस्ट करने के बाद, फर्स्ट हार्वेस्ट के बाद पालक और भी अच्छे से ग्रो करती है। अभी मैंने इसे हार्वेस्ट नहीं किया है और करीब 1.5 महीने के बाद आपको एक अच्छी जो हाइट है वो पालक की आपको मिल जाएगी और तब आप इसे बहुत ही आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप मेरी पालक देख सकते हैं, 1.5 से 2 महीने के बीच का ये अपडेट है और उसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपनी पालक को हार्वेस्ट कर रही हूँ और हार्वेस्ट करने के लिए हमेशा किसी सीज़र का इस्तेमाल करें ताकि आप उसे अच्छे से कट कर सकें बिना उसकी रूट्स को डिस्टर्ब किए। एक बार पालक लगाने के बाद आप उससे 5 से 6 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। सेम पालक दोबारा से ग्रो होगी और पहले से भी ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो होगी। अगर आपको लगे कि काफ़ी टाइम रखने के बाद भी आपके पालक की लीव्स का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपने ओवर क्राउड कर दिया होगा सीड्स को, इस वजह से पालक का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा। मेरी पालक में भी आप देख सकते हैं कहीं-कहीं पे पत्तों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट बीच-बीच में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे पत्तों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं और एक ही जगह से 3 से 4 प्लांट निकले हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ प्लांट्स को यहाँ पे प्लक आउट करना होगा, बाहर निकालना होगा, ताकि जो बचे हुए प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें और उनकी बड़ी लीव्स जो हैं वो तैयार हो सकें। पालक के पौधे जिनको आप बाहर निकालेंगे वो हमेशा छोटे पौधों को सेलेक्ट करें। जो पौधे आपके ऑलरेडी बड़े हैं थोड़े से और उनमें अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, उन्हें आप प्लक आउट ना करें। बिल्कुल छोटे-छोटे से जो पतले पौधे हैं उन्हीं को प्लक आउट करें ताकि जो बाकी के पौधे बचे हुए हैं वो आपको अच्छी ग्रोथ जो है वो पालक की दे सकें और आप बड़ी लीफ जो है वो पालक की ले सकें। तो फर्स्ट हार्वेस्ट और एक्स्ट्रा प्लांट्स को बाहर निकालने के बाद अब बारी है इसको फर्टिलाइज़ करने की।
फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है किसी भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के साथ। मैं इसके लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप काऊ डंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उनका नाइट्रोजन लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का नाइट्रोजन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम काफ़ी ग्रीन लीव्स या वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है वो ऐड करते हैं, और नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जब हम अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। उसे आप ज़रूर देखिएगा और आप आसानी से अपने किचन वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और कंपोस्ट बना के आगे अपने किचन गार्डन में आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट की करीब 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके ऊपर आपको सिंपली फिर वाटरिंग कर देनी है और ये आराम से नीचे सेटल हो जाएगी और आपकी पालक की जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और ये देखिए सेकंड ग्रोथ जो है वो पिछली वाली से भी मच बेटर है। इसके लिए इसका साइज़ भी बढ़ चुका है क्योंकि हमने एक्सेस प्लांट्स को बाहर निकाल दिया था और जो बचे हुए प्लांट थे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको इन बिटवीन कभी भी लगे कि आपके पालक की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है या फिर उसके जो पत्तों का कलर है वो अच्छा ग्रीन नहीं है या येलोइश सी उसकी पत्तियां हैं, दैट मीन्स उसमें नाइट्रोजन की कमी है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और पत्तों के ऊपर से अगर आप कंपोस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी कंपोस्ट टी बना के बड़ी आसानी से दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक पुराना कपड़ा लेना है और उस पर 3-4 मुट्ठी अपनी कंपोस्ट की डालिए। उसकी एक पोटली बना के एक बकेट के अंदर पानी भर के उसमें डाल दीजिए और इसके लिए आपको 2-3 दिन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो एक्सट्रैक्ट होकर अच्छे से पानी में आ जाए और वो फर्टिलाइज़र आप अपने पालक को दे सकते हैं। वो बहुत जल्दी वर्क करता है, वो जल्दी अपना न्यूट्रिशन रिलीज़ करके आपकी सॉइल को, आपके पालक को दे देता है। ऊपर से जब हम कंपोस्ट डालते हैं तो वो एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है। जैसे जैसे आप वाटरिंग करते जाते हैं वैसे वैसे उसका न्यूट्रिशन रिलीज़ होकर आपके प्लांट्स को, आपके पालक को मिलता रहता है। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी पालक ग्रो कर चुके हैं और उस टाइम पे आपने ज़्यादा कंपोस्ट उसमें नहीं मिलाई थी तो अभी आप उसकी वीकली कंपोस्ट टी बना के उसे दे सकते हैं। हर हफ्ते अगर आप उसे वो कंपोस्ट टी बना के देते रहेंगे तो आपके पालक की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। अगर आप ऑलरेडी कंपोस्ट मिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपली बहुत आसान तरीके से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपकी पालक कभी भी मुरझाए नहीं, कभी भी उसकी सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई ना होने दें। इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया था। अगर आपकी सॉइल पूरी तरह से ड्राई होने लगेगी, आपकी पालक मुरझाएगी, उसके बाद अगर आप इसे वाटरिंग करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उसमें येलो लीव्स की प्रॉब्लम जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उस केस में प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, प्रॉब्लम पानी की कमी है। तो वाटरिंग का भी खास ख्याल रखना है आपको पालक ग्रो करने के टाइम पे। फर्स्ट हार्वेस्ट करने के बाद पालक की ग्रोथ और भी अच्छी हुई और एक बार फिर हम इसको हार्वेस्ट जो है वो कर चुके थे जिसको मैंने शूट नहीं किया और अब मैं करने वाली हूँ इसका थर्ड हार्वेस्ट जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी पालक जो है हमने यहाँ पे हार्वेस्ट की है। तो ये रही मेरी पालक की आज की हार्वेस्टिंग विद द मोर बिग शाइनी एंड ग्रीन लीव्स। और अगर आप भी ऐसी पालक घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर को ज़रूर अच्छे से फॉलो करें। बहुत ही आसान है इस पालक को ग्रो करना। और एक चीज़ की पालक ग्रो करते वक्त अगर आपको उसकी पत्तियों के ऊपर बीच बीच में छेद नज़र आए या ऐसे लगे कि किसी कीड़े ने उनकी पत्तियों को खाया हुआ है तो उसके लिए आपको किसी पेस्टिसाइड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप इसके ऊपर रेगुलरली करते रहें तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।